92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा और मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कंचन पंत की लिखी कहानी ट्रेन का हमसफर बिना किसी एड ब्रेक के। टेंट हाउस वाले अपना टेंट निकाल रहे थे। लॉन में कुर्सियां इधर उधर बिखरी पड़ी थीं। जमीन पे बिछाया हुआ लाल कारपेट धूल मिट्टी से कुछ धुंधला हो गया था। प्लास्टिक के डिस्पोजेबल ग्लास कटोरे कारपेट पर जहां तहां गिरे हुए थे। दिन भर की सगाई की चहल पहल के बाद मेरा घर आज बिल्कुल खामोश था। 15 दिन बाद मेरी और आदर्श की शादी थी। आदर्श ने दादाजी को इस बात के लिए भी मना लिया था कि शादी हमारे इस पुराने घर से नहीं बल्कि उसके घर से होगी, याद शहर से। मैं एक नई दुनिया की दहलीज पे खड़ी थी जिसमें मेरे पास वो सब कुछ हो सकता था जो लोग कहते हैं कि होना जरूरी है। पर सब कुछ होते हुए भी ऐसा लग रहा था जैसे किसी स्टेशन पे मेरा सामान छूट गया हो। दादाजी बहुत खुश थे। जिंदगी में पहली बार उनकी पोती को ज्यादा अच्छे घरों के उनके रिश्तेदारों ने इज्जत दी थी। दादाजी का रोम रोम मुझे आशीर्वाद दे रहा था। आते जाते कई बार वो मेरे सर पे हाथ फेर के अपनी खुशी जता चुके थे। सब रिश्तेदार सगाई के बाद अब वापस जा चुके थे। चाचा चाची को कल सुबह जाना था। मैं उनका सामान पैक करने में मदद करने लगी। उनके कपड़े, अटैची और दूसरा सामान सब चारपाई पे बिखरा पड़ा था। थोड़ी देर में चाची हाथ में एक पैकेट लिए मेरे कमरे में आई। अदिति, ये पैकेट भी अटैची में रख ले, कहीं इधर उधर हो जाएगा, उन्होंने कहा। मैंने उनके हाथ से पैकेट लिया और अटैची में रख लिया। चाची चारपाई पे पालथी मार के बैठी और प्यार की परत में लिपटा लिपटा के ताने मारने लगी। इससे कहते हैं किस्मत। कहाँ तू, कहाँ आदर्श। अब बड़े घर की बहू बन रही है तो भूल मत जाना कि चाची ने कैसे मुश्किल से पाला है तुझको। मैं मुस्कुरा तक नहीं पाई, बस उनके कपड़े समेटती रही। चाची ने अटैची को एक और खिसकाया, मुझको अपने बगल में बिठाया और बोली, देख, शादी में 15 दिन ही बचे हैं। बड़े घर के तौर तरीके सीख लेना जरा, बाद में हमको ताने ना सुनने पड़े। मैं कुछ देर तक उनसे नजरें चुराती रही, फिर कपड़े संभालने के बहाने उठ खड़ी हुई। आधी रात हो चुकी थी, लेकिन नींद जैसे मुझसे रूठ के बैठी थी। जब करवटें बदलना भारी पड़ गया तो मैं उठ के बैठ गई। बाहर तेज बारिश हो रही थी। मैंने आंखें बंद कर ली। बारिश की आवाज मेरे कानों से होते हुए दिल तक पहुंच रही थी। एक एक बूंद मुझको अपनी आत्मा पे गिरती महसूस हो रही थी। मैंने कतरा कतरा हिम्मत बटोरी और दादाजी के कमरे की ओर चल दी। धीरे से उनका दरवाजा खटखटाया, लेकिन बारिश के शोर में आवाज दब गई। मैंने दरवाजे पे थाप थोड़ी और तेज कर दी। थोड़ा कुनमुनाने के बाद दादाजी उठे, दरवाजा खोला और मुझको देख के थोड़ा चौंके भी। मैं अंदर उनकी चारपाई पे जाके बैठ गई। दादाजी मेरे बगल में आके बैठे और मेरे हाथों को अपनी हथेली में भर लिया। दादाजी, मेरा दम घुट रहा है, मैंने कहा और आंसू रोकने के लिए अपनी आंखें भींच ली। दादाजी ने धीरे से मेरा सर अपने कंधे पर टिका दिया। तुझको आदर्श पसंद नहीं है क्या आदि? दादाजी ने पूछा। लेकिन दादाजी के सवाल का मेरे पास जवाब नहीं था। मैंने अपना सर दादाजी के कंधे में और धंसा लिया। तुझको शादी नहीं करनी तो बता दे आदि, मैं सबको संभाल लूंगा, दादाजी ने मेरे बालों पे हाथ फिराते हुए कहा। पता नहीं दादाजी, बस घबराहट हो रही है, मेरे मुंह से किसी तरह निकला। पगली कहीं की, घबराने की क्या बात है? शादी से पहले सभी को थोड़ी बेचैनी होती है, तो चिंता मत कर। दादाजी ने मुझको तसल्ली दे तो दी, लेकिन मेरी घबराहट कम होने का नाम नहीं ले रही थी। सिर्फ 15 दिन थे मेरे पास और फिर मेरी जिंदगी बदल जानी थी। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। जून की तपती दोपहर थी। मैं रेलवे स्टेशन पर बनी पत्थर की बेंच पे बैठी बार बार अपना पसीना पोंछ रही थी। दादाजी प्लेटफॉर्म पे यहां से वहां टहल रहे थे और बार बार ट्रेन के आने की दिशा में देखते, जैसे कि उनके ऐसा करने से ट्रेन की रफ्तार बढ़ जानी हो। मैंने उनकी बाजू पकड़ के उनको आश्वस्त किया कि वो घबराएं नहीं। दादाजी शायद इस बात से परेशान थे कि मुझको अकेले याद शहर जाना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी ट्यूमर के ऑपरेशन की वजह से उनको कुछ दिन आराम करना था।
जब अपना काम पड़ता है तो सबको अदिति याद आती है। आज सब आंख फेर के बैठ गए। कम से कम इस बार तो तुझको लेने किसी को भेज देते। दादाजी बड़बड़ा रहे थे। मुझको हंसी आ गई। कहना चाहती थी कि दादाजी आज तक सब अकेले तो किया है, ये सफर भी अकेले कर लूंगी, पर कुछ कहा नहीं। ट्रेन आई और दादाजी ने मुझको हड़बड़ाते हुए ट्रेन में चढ़ा दिया। इस स्टेशन पे ट्रेन कुल मिलाकर 1 मिनट ही रुकती थी। मैं अपनी सीट पे बैठी और दादाजी खिड़की के पास आके खड़े हो गए। बोले, तू घबराना मत आदि, शादी से पहले ही पहुंच जाऊंगा। मैंने बेबसी से दादाजी की ओर देखा। आंखें थोड़ा भीग आई थीं। तभी ट्रेन ने सीटी दी और गाड़ी चल पड़ी। अपना ध्यान रखना, दादाजी ने कहा। फिर उनकी आवाज कहीं पीछे छूट गई। अकेले सफर करने का ये मेरा अकेला मौका नहीं था। चाचियों, मामियों, मौसियों के बुलावे पे मुझको अक्सर उनके घर जाना ही होता था। किसी के घर शादी के काम में हाथ बटाना है तो किसी के घर बच्चों को संभालना है। बीमारी में किसी की देखभाल करनी है तो कोई महीने 2 महीने के लिए मायके जा रही है। और किसी मौके पे याद आए ना आए, बिन माँ बाप की एक गरीब जान बेटी की ऐसे मौके पे रिश्तेदारों को याद आ ही जाती थी। पर इस बार जरूरत उनकी नहीं थी। इस बार यह एक एहसान था जो मेरी मर्जी के खिलाफ मुझ पर थोपा जा रहा था। बिन माँ बाप की बेटी के लिए चाची ने एक लड़का ढूंढ रखा था, मेरी हैसियत से बहुत ऊंचा। ट्रेन में बैठते ही मेरी धड़कनें ट्रेन की रफ्तार से दौड़ने लगी थी। मैंने अपने बैग को अपनी गोद में रखा और हथेलियों को कस के भींच रखा था। मुझे लग रहा था कि मैं चलती ट्रेन से कूद पड़ूं और भाग के दादाजी के पास चली जाऊं। सगाई के दौरान सिर्फ 1 हफ्ते के लिए चाची ने मुझको दादाजी के घर रहने की इजाजत दी थी। माँ पापा की मौत के बाद से मैं चाची के घर में एक कैदी की तरह जी रही थी। कॉलेज छोड़ा दिया गया, दोस्त छूट गए, बाहर आना जाना बंद हो गया और अपने होने वाले पति आदर्श में मुझको सिर्फ अपनी चाची का ही चेहरा नजर आ रहा था। आदर्श की कही बातें बार बार हथौड़े की तरह मेरे कानों में बजती रहती। मैंने माँ से पहले ही कह दिया था कि मेरे लिए सीधी सादी घरेलू लड़की ढूंढे, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अच्छा हो तुम्हारी पढ़ाई छूट गई, पढ़ लिख के लड़कियां उड़ने लगती हैं। मैं क्या बताती आदर्श को कि मैं भी उड़ना चाहती हूं। ट्रेन शहरों को पीछे छोड़ती हुई भागी जा रही थी। धीरे धीरे मैं आदर्श को भूलने लगी। ये सफर मुझको अच्छा लगने लगा। बाहर एक नई दुनिया थी, रंग बिरंगी, आजादी से भरी हुई। आसमान अचानक बादलों से घिराया था और थोड़ी ही देर में बादल बरसने लगे। मैंने अपना हाथ ट्रेन की खिड़की से बाहर निकाला और अपनी हथेलियों में बारिश की बूंदें जमा करने लगी, जैसे ये बूंदें सिर्फ मेरे लिए बरसाई जा रही थीं। दूर एक मैदान में कुछ बच्चे बारिश में फुटबॉल खेलते दिखाई दे रहे थे। बच्चों को देख के मेरे होठों पे मुस्कुराहट चली आई। मैं बहुत देर से इस बारिश को, इस मौसम को अपनी आंखों में समेट रही थी। कभी ट्रेन की छत से टकरा कर आती पानी की धार को अपनी हथेलियों से तितर बितर करने की कोशिश करती, कभी ट्रेन की खिड़की के खांचे में जमा हो गए पानी को उंगलियों से ठेलने लगती। इस बात से अनजान थी कि बगल वाली सीट से एक अजनबी की 2 जोड़ी निगाहें मुझको गौर से देख रही हैं। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। लगता है बारिश बहुत पसंद है आपको। अचानक एक आवाज सुन के मैं चौंकी। मेरी बगल की सीट पे बैठा वो लड़का जाने कब से मुझको देख के मुस्कुराया जा रहा था। मैंने कंधे से थोड़ा खिसक आया दुपट्टा ठीक किया और घबराहट में खिड़की की ओर थोड़ा सिमट गई। बारिश अब भी लगातार हो रही थी, लेकिन मैं फिर से उस दुनिया में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। खास तौर पे ये जानने के बाद कि मेरे बगल में बैठे उस लड़के की आंखें मेरा पीछा कर रही हैं। मेरे अंदर एक सिहरन सी मच गई। पहली बार मैंने बोगी के दूसरे यात्रियों पे नजर दौड़ाई। कोने वाली सीट पे बच्चे को गोद में लिए एक औरत को बैठा देख के थोड़ा तसल्ली हुई, पर दिल से डर नहीं निकला। कभी बारिश की आवाज सुनी है आपने? वो लड़का फिर बोला। मैंने झेंपते हुए उसकी ओर देखा। सुनी है बारिश की आवाज? उसने फिर पूछा और आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करके सुनो तो हर बूंद सीधे आत्मा को भिगोती हुई लगती है।
फिर सारा डर खत्म हो जाता है। उसने आंखें बंद किए कहा और फिर जैसे बारिश की आवाज में खो गया। मैं कुछ देर तक उसको देखती रही। पहली बार गौर किया कि उसकी बाईं आंख के ऊपर चोट का एक निशान है और उसके होंठ के ऊपर एक छोटा सा तिल। ठीक उसी जगह पर मेरे चेहरे पे भी तिल था। अचानक ही मेरा हाथ अपने तिल पे चला गया। टिकट। तभी टीटी की आवाज से मैं झेंप उठी। मैंने बैग से अपना टिकट निकालकर टीटी को दिखा दिया। भाई साहब टिकट। टीटी अब उस लड़के के कंधे हिला रहा था। उसका ध्यान टूटा। उसने हड़बड़ाहट में अपना बैग टटोला पर शायद टिकट मिला नहीं। फिर उसने पूरा का पूरा बैग सीट पे उलट दिया। छोटे छोटे शंख, सीपियां, छोटी छोटी कठपुतलियां, कांच की, लकड़ी की, बांस की बनी छोटी छोटी चीजें। न जाने क्या क्या भरा था उसके बैग में। इन सामानों के बीच उपेक्षित सा पड़ा हुआ टिकट आखिरकार मिल गया। शिखर श्रीवास्तव। टीटी ने टिकट पर लिखा नाम दोहराया। टीटी टिकट चेक करके चला गया और उसने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। बैग खाली करते समय उसका कुछ सामान इधर उधर बिखर गया था। ये कड़ा पास कर देंगी जरा। उसने कड़े की ओर इशारा किया जो लुढ़क कर मेरे बैग के पास आके गिर गया था। मैंने कड़ा उठाया। लाख के उस कड़े पर रंग बिरंगी चमकीली दुनिया उकेरी हुई थी। इतना सुंदर कड़ा मैंने छूना तो दूर आज तक देखा भी नहीं था। मैं कुछ पल तक उसको देखती रही, फिर उसकी ओर बढ़ा दिया। चाहे तो आप इसे रख लीजिए, जो चीज पसंद आए उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसने कहा। लेकिन दूसरे की चीज रखनी भी नहीं चाहिए। पूरे सफर में मैं पहली बार कुछ बोली थी। अरे आप हिंदी समझती और बोलती भी हैं। मुझे तो लगा। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक वो दूसरी ओर मुड़ गया। बगल की सीट वाली औरत की गोद में बैठा बच्चा शिखर का बैग खींचते हुए रोने लगा था। शायद उसने भी उस बैग में अपने काम की कुछ चीजें देख ली थी। शिखर ने उसके गालों को धीरे से खींचा, फिर अपने बैग से एक छोटी सी कठपुतली निकाल के बच्चे के हाथ में थमा दी। बच्चा कभी हाथों से कभी दांतों से कठपुतली को खींचने लगा। अब से थोड़ी देर पहले आंखें बंद करके बारिश की आवाज सुन रहा वो शख्स अब छोटे से बच्चे के साथ खेलने में मस्त था। मैं तिरछी नजरों से बार बार उसको देखती, फिर अपनी हरकत के लिए खुद को कोसती, लेकिन थोड़ी देर में फिर उसको देखने लगी और एक बार मेरी चोरी पकड़ी गई। मैं उसकी ओर देख रही थी। ठीक उसी वक्त उसकी नजरें भी मेरी ओर उठी। वो मुस्कुराया और मैंने घबरा के अपनी नजरें फेर ली। मैं जैसे उस मुस्कुराहट में बंध गई थी। मेरी नजरें तो उससे हट गईं, लेकिन दिल उसी मुस्कान में अटका रह गया। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। सफर लंबा था और रात हो गई थी। मैं ऊपर की बर्थ पे जाके बैठ गई थी। सोने से पहले अपनी डायरी निकाली। डायरी पे चढ़ी अखबार की जिल्द पुरानी हो गई थी। कई बार सोचा था कि जिल्द बदल दूं, फिर लगा कि डायरी की जिल्द बदल भी दूं तो कौन सा जिंदगी बदल जानी है। आज भी ऐसा ही लगा था, पर मैंने डायरी खोल ही ली। एक और सपना मैंने डायरी के पन्नों में उतार दिया। मेरे अलावा सिर्फ यही एक डायरी थी जो मेरे सपनों को समझती थी। मुझको दुनिया घूमनी थी। मुझको चांदनी रातों में समुद्र के किनारे टहलना था। मुझको बर्फीले तूफान में पहाड़ों की चढ़ाई करनी थी। मुझको घने जंगलों में तंबू गाड़ के रात बितानी थी। मुझको समुद्र की गहराई में जाके मछलियों से मिलना था। मुझको चांद पे जाना था। मुझको तारों से बातें करनी थी। पर ये सब किससे कहती? बुजुर्ग, कमजोर, मेरे लिए हमेशा परेशान रहने वाले दादाजी से। वो सुन जरूर लेते, मेरे बचकाने सपनों पर मुस्कुरा भी देते, पर कुछ कर नहीं सकते थे। चाचा, मामा, मौसी, इनके लिए मैं एक बोझ थी जिसको ढोना उनकी मजबूरी थी। और अब चाची ने इस बोझ को उतारने का रास्ता भी ढूंढ लिया था। मेरा दिल भारी हो गया। फिर डायरी नहीं लिखी जा सकी। मैंने पेन को डायरी के पन्नों के बीच खोस के डायरी बंद की और लेट गई। वो लड़का यानी शिखर नीचे वाली बर्थ पे लेटा हुआ एक नक्शे पर पेन से कुछ निशान लगा रहा था। फिर कुछ हिसाब लगाता और फिर कहीं और फिर से निशान लगाने लगता।
मैं थोड़ी देर तक उसको देखती रही, फिर ट्रेन के धचकोलों के बीच मुझको भी नींद आ गई। सुबह जब आंख खुली तो ट्रेन वडोदरा पहुंच चुकी थी। मैं अपनी बर्थ छोड़ के नीचे उतरी और मुंह धोने चली गई। वापस लौट के मैं ऊपर जाने के बजाय नीचे वाली सीट पर ही बैठ गई। सुबह की ताज़ी ताज़ी हवा बहुत अच्छी लग रही थी। गुड मॉर्निंग, ये लीजिए चाय। शिखर ने प्लास्टिक वाला चाय का कप मेरी ओर बढ़ाया। इस वक्त मुझको चाय की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन थोड़ा संकोच हो रहा था। चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक और चाय है, शिखर ने कहा और दूसरे कप से चाय पीने लगा। मैंने मुस्कुरा के चाय का कप ले लिया। अब वो उतना अनजान नहीं रह गया था। उससे डर तो अब बिल्कुल नहीं लग रहा था मुझको। तो आप याद शहर जा रही हैं? शिखर ने चाय का घूंट लेके पूछा। मैं चौंकी। मेरे कप से छलककर थोड़ी सी चाय मेरे सूट पे गिर गई। उसने नए अखबार के जिल्द वाली एक कॉपी मेरी ओर बढ़ा दी। मिस गुमसुम, मेरा मतलब अदिति जी, अपने सपनों को संभाल के रखिए। मैंने उस कॉपी को देखा, फिर घबरा के अपने बैग को टटोला। मेरी डायरी वहां नहीं थी। करीब करीब झपटते हुए मैंने उसके हाथ से अपनी डायरी ली। रात को आपके बैग से गिर के मेरी सीट पे आ गई थी। जिल्द फट गई थी तो मैंने बदल दी। मेरी घबराहट और भरी हुई आंखें देख के वो थोड़ा सकपका गया था। मैंने डायरी अपने बैग में रखी और बैग को कस के अपनी गोद में दबा लिया। पूरी बोगी खामोश थी। सिर्फ रेल के धड़धड़ाने की आवाज आ रही थी। इस भयंकर खामोशी को शिखर की आवाज नहीं तोड़ा। इफ यू डोंट माइंड, एक बात कहूं? हम सब के पास सिर्फ एक जिंदगी है। डायरी में लिख के कुछ नहीं होगा। जो करना है इसी जिंदगी में करना है, शिखर ने कहा और मैं उसको देखती रह गई। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। 13 घंटे से एक साथ रहते हुए इतना तो मैं जान गई थी कि चुप रहना शिखर की आदत नहीं है, लेकिन काफी देर से वो चुप था। उसने मेरी डायरी चोरी से पढ़ ली थी, वो डायरी जो मैं दादाजी तक से छुपा के रखती थी। पर जाने क्यों मुझे उस पर गुस्सा नहीं आ रहा था। जाने क्यों मैं चाह रही थी कि मैं अपने सपने उसके साथ बांटूं। पहली बार कोई ऐसा मिला था जिससे खुल के बात करने को दिल चाह रहा था। आप भी आज शहर जा रहे हैं? मैंने पहली बार अपनी तरफ से उससे पूछा। पता नहीं, निकला तो याद शहर के लिए था, पर अब सोच रहा हूं कि इंदौर में उतर जाऊं। सुना इंदौर के पास एक झरना है, पाताल पानी। अब यहां से गुजर रहा हूं तो झरना तो देखना बनता है। फिर वहां से ट्रैकिंग पे जाऊंगा और कल यहीं से फिर याद शहर के लिए ट्रेन पकड़ लूंगा, उसने बेपरवाही से कहा। और अगर कल ट्रेन नहीं मिली तो? मैं जैसे उसको नहीं, खुद को जोखिम लेने से रोक रही थी। तो परसों मिल जाएगी। अगर पता हो कि जिंदगी में आगे क्या होना है तो जिंदगी वीडियो गेम नहीं बन जाएगी, उसने कहा। मैं उसकी बातों में बही जा रही थी। क्या जिंदगी है इस लड़के की। जब मन किया, जहां मन किया चले गए। न किसी का डर, न कोई परवाह। बिल्कुल वैसी ही जिंदगी जैसी मैं सपने में देखती हूं। आप हमेशा ऐसे ही रहते हैं? आपके घर वाले नाराज नहीं होते? मैंने पूछा। आप तो हमेशा वही करती हैं ना जो आपके घर वाले कहते हैं, लेकिन क्या आपके घर वाले आपसे खुश हैं? खुद को खुश रखने की पहली जिम्मेदारी मेरी है, मैं तो भैया ही मानता हूं। हमें बात करते करते 2-3 घंटे हो चुके थे। इन घंटों में न जाने कितनी अनदेखी दुनियाएं मैं उसकी नजरों से देख रही थी। नैनीताल की वादियों में हाथों से बादलों को छूने का एहसास, असम के जंगलों में आदिवासी परिवारों के साथ गुजारे दिन, केरल के समुद्र तट पे पैरों पर गिरते समुद्र के थपेड़े, चैल की घाटियों में बकरियां चराने की कहानियां। लग रहा था जैसे शिखर कहानियां सुनाते जाए और ऐसे ही जिंदगी खत्म हो जाए। मैं अपने उसी बेपरवाह बचपन में पहुंच गई थी। मुझे बचपन में घूमने फिरने का, जिंदगी को खुल के जीने का बेहद शौक था। 9वीं क्लास में कॉलेज के टूर पर हमको कर्नाटक जाना था। टूर के नाम पर तो माँ पैसे नहीं देती, इसलिए मैंने सिलाई की क्लास के नाम पे माँ से पैसे लिए और बिना बताए उनके नाम पे चिट्ठी छोड़ के 1 हफ्ते के लिए कर्नाटक चली गई। वापस लौट के पिटाई जरूर हुई, लेकिन वो कर्नाटक में बिताए दिन आज भी मेरे होठों पे
मुस्कान ले आते थे। कितना बुलवा रही हो तुम मुझसे? एक तो तुम्हारी डायरी के चक्कर में मैं रात भर सो नहीं पाया, और तुम अब भी सोने नहीं दे रही हो। शिखर अचानक शरारत से मुस्कुराते हुए बोला और सीट पे लेट के मुंह पे चादर ओढ़ ली। फिर थोड़ी देर में चेहरे से चादर उठा के बोला, मिस अदिति, इंदौर आ जाए तो जगा दीजिएगा। सिर्फ 4.5 घंटे बाद शिखर को जाना था। इस ख्याल से ही न जाने क्यों मेरा दिल भर आया। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। 4 घंटे में गाड़ी इंदौर पहुंच गई। शिखर को अब जाना था। मेरा दिल कह रहा था कि काश इंदौर कभी आए ही नहीं, काश ये ट्रेन कभी रुके ही नहीं, काश शिखर जाए ही नहीं, काश। लेकिन धीमी होती होती ट्रेन आखिरकार रुक गई। मैंने भरी हुई आंखों से शिखर की ओर देखा। वो अपने बैग को तकिया बनाए किसी बच्चे की तरह सो रहा था। मैंने धीरे से उसके बालों को छू लिया। उसे इस तरह निश्चिंत सोते देख के जगाने का दिल नहीं किया, पर जगाना जरूरी था। मैंने उसके कंधों को हल्के से हिला के उसको उठाया। वो हड़बड़ाते हुए उठा और जल्दी जल्दी जूते पहनने लगा। इंदौर स्टेशन पे गाड़ी 15 मिनट रुकती थी। शिखर ने अपना सामान समेट लिया था, लेकिन वो उतरा नहीं, वहीं बैठा रहा। मेरा स्टेशन तो आ गया। अच्छा लगा, तुम मिली, तुमसे दोस्ती हुई। सच कहूं तो अभी जाने का मन नहीं कर रहा है, उसने जमाने भर की मुस्कुराहट लुटाते हुए कहा। मैं कहना चाहती थी, मत जाओ शिखर, मेरे पास ही रह जाओ, पर किस हक से कहती? एक अनजान आदमी के लिए इतना लगाओ। मेरा दिमाग मुझे चेता रहा था कि यह पागलपन है। मेरी शादी में सिर्फ 1 हफ्ता बचा है। मेरे चेहरे पर एक बुझी सी मुस्कान उभरी। अनजान लोगों से दोस्ती का क्या फायदा, मैंने कहा। दोस्ती फायदा देख के होती तो वो दोस्ती ही नहीं होती। हम शायद इसके बाद कभी मिले ही नहीं, लेकिन सोचो अगर इत्तेफाक से हम कहीं मिल गए तो कितनी खुशी होगी, और ना भी मिले तो भी एक दूसरे को याद करके मुस्कुरा तो पाएंगे। उसकी इस बात से मैं इस बार सच में मुस्कुराई। कुछ घंटे पहले मैं खुद से हार मान के इस ट्रेन में बैठी थी, लेकिन अब मैं कुछ और ही हो चुकी थी। मैं तय कर चुकी थी कि आदर्श से शादी नहीं करूंगी। मैं तय कर चुकी थी कि अपने लिए फैसले करने का हक चाची या किसी और को नहीं दूंगी। मैं तय कर चुकी थी कि अपनी इस एकमात्र जिंदगी को अपनी शर्तों पे जीऊंगी। पर जिसने मुझको ये सब तय करने की हिम्मत दी थी, मैं उसको धन्यवाद का एक शब्द कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। शिखर ने अपना बैग उठाया और सीट से उठ खड़ा हुआ। जाते जाते वो एक पल को रुका, फिर उसने झुक के मेरा दायां हाथ पकड़ लिया और लाख का वही नक्काशी वाला कड़ा मेरी कलाई में सरका दिया। तभी ट्रेन ने सीटी दी और शिखर बिना मेरी ओर देखे ट्रेन से उतर गया। मैं ट्रेन की खिड़की से उसको जाते देखती रही। एक आखिरी बार उसका चेहरा देखने की उम्मीद करती रही। ट्रेन आगे सरकने लगी थी, लेकिन उसने मुड़ के नहीं देखा। थोड़ी देर में वो स्टेशन की भीड़ में खो गया। मेरी आंखों से लुढ़कते हुए आंसू मेरे गालों से बहते हुए गर्दन तक पहुंच गए थे। मैं अपनी कलाई में पड़े उस कड़े को देखती रही, फिर उसको अपने होठों से छू लिया। सिर्फ 15-16 घंटों की पहचान थी हमारी। बस इन थोड़े से घंटों में मेरी जिंदगी में उथल पुथल मचा के चला गया था शिखर, फिर कभी न मिलने के लिए। शिखर की बातें अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने अपनी डायरी निकाली और उसके आखिरी कहे शब्द उसके नाम के साथ डायरी में उतार दिए। हम शायद इसके बाद कभी मिले ही नहीं, लेकिन सोचिए अगर इत्तेफाक से हम कहीं मिल गए तो कितनी खुशी होगी, और ना भी मिले तो भी एक दूसरे को याद करके मुस्कुरा तो पाएंगे। मैं शिखर को याद करके मुस्कुरा दी। मैं डायरी बंद कर ही रही थी कि आखिरी पन्ने पर लिखी अनजान लिखावट पर नजर पड़ी। लिखा था, ये सफर तो खत्म हो रहा है, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि ये साथ लंबा चलेगा। 15 नवंबर को ऊटी बेस कैंप से नीलगिरी पे ट्रैकिंग के लिए जा रहा हूं।
एक साथी का इंतजार रहेगा, शिखर। बस इतनी सी थी ये कहानी।